हेलो एवरीवन, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज, क्योंकि जब मैं इसके पॉइंट आपको करवाऊंगी तो साथ में ये भी बताऊंगी कि वो क्वालिटीज़ मेरे अंदर है या नहीं है, और साथ में आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि किस तरह की क्वालिटीज़ आपके अंदर पाई जाती है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपका सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ये जो टॉपिक है ये उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है। देखो दोस्तों, हम अपने घर के अंदर जितने भी मेंबर हैं, आप कभी भी देख लेना, वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से भिन्न होते हैं, यानी उनके अंदर क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता। अब हम जब अपने परिवार से बाहर निकलते हैं, अपना समाज हो गया, परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गया, आपके स्कूल के जो फ्रेंड्स होंगे वो भी आपसे किसी ना किसी तरीके से अलग होते हैं, तो वो भी क्या होती है, हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसमें क्या होता है, अगर हम जनरली देखें तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्ति से जो भी भिन्नता का गुण होता है तो वो क्या कहलाती है, हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता। अब जो ये विभिन्नता है ये किसी भी तरह के तरीके से हो सकती है, जैसे हमारी बुद्धि की विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता, उपलब्धि की विभिन्नता। ये सारी चीजें मिलकर ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती है, तो यही होती है हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो ये बनती है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रत्येक मापनीय तत्व क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व विभिन्नता कहलाती है। तो देख लेते हैं आगे क्या है हमारा। इसके आगे हमारे टाइप्स यानी इसके प्रकार कौन कौन से हैं। अब दोस्तों, मैं जो आपके टाइप बताऊंगी, आप हमें बताना कि आप में इस प्रकार की क्वालिटी है या नहीं, या कितनी है, ठीक है। और मैं भी साथ में आपको ये बताती रहूंगी कि इस तरह की क्वालिटी मेरे अंदर है या नहीं है। सबसे पहले है हमारा शारीरिक विभिन्नता। दोस्तों, आप कोई भी व्यक्ति देख लेना, वो कोई व्यक्ति हमारे शारीरिक रूप से जैसे मोटे हो गए, कोई पतला हो गया, कोई लंबा हो गया, कोई कद में छोटा हो गया, तो इस तरह से उनके अंदर शारीरिक रूप से विभिन्नता आती है। तो जैसे आपको मैं दिख ही रही होगी, ना तो मैं मोटी हूँ और लंबी भी, मेरी हाइट भी ठीक है, ना मैं छोटी हूँ, मतलब मेरी हाइट है जो शारीरिक रूप से मैं सही हूँ एकदम से। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी हाइट कितनी है, आप मोटे हो या पतले हो। उसके बाद आती है हमारी बुद्धि। देखो दोस्तों, जो हमारी बुद्धि लब्धि होती है, ये हमारा एक चार्ट होता है बुद्धि लब्धि का, जिसमें अगर किसी की बुद्धि लब्धि 120 से ज़्यादा होती है तो वो होते हैं हमारे प्रतिभाशाली बच्चे। लेकिन जिसकी बुद्धि 0 से 50 के बीच में होती है, यानी 50 से नीचे, तो वो आ जाएंगे हमारे कम बुद्धि लब्धि वाले, यानी मूढ़ बुद्धि इनको बोल देते हैं। इसका एक पूरा चार्ट है, ये चार्ट मैं आपको किसी और दिन करवाऊंगी, वो आपके सीटेट टेट के एग्जाम में भी काम आएगा और आपके जनरल एग्जाम जो होते हैं उसके अंदर भी ये काम आएगा। तो जो हमारी बुद्धि होती है, बुद्धि के आधार पर भी लोगों के अंदर विभिन्नता पाई जाती है। देखो, हमारी जैसे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, कहते हैं ना कि ये तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर इसको कुछ नहीं आता है, या एक नॉर्मल बच्चे होते हैं। इस तरह से हर एक बच्चे के अंदर या व्यक्तियों के अंदर जो है बुद्धि लब्धि में भी अंतर पाया जाता है। उसके बाद है दृष्टिकोण। हर एक व्यक्ति को क्या है, जो चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है वो किसी का अच्छा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब वो क्या हो गया, हमारा किसी चीज़ को देखने का नज़रिया। अब मेरे अंदर बताऊं दोस्तों, तो मेरे अंदर किसी चीज़ को देखने का नज़रिया जो है वो इक्वल है, ना मैं नेगेटिव हूँ ना मैं पॉजिटिव हूँ। मतलब जब मैं चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो उसके नेगेटिव पॉइंट भी साथ में लेकर हमें चलने पड़ते हैं। आप भी हमें बताना कि आपका जो दृष्टिकोण है किसी चीज़ को लेकर वो कैसा है।
उसके बाद है हमारी उपलब्धि यानी अचीवमेंट। ये जो दो व्यक्ति होते हैं उनकी जो उपलब्धि होती है उनको लेकर भी उनके अंदर विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कोई पढ़ने लिखने में या फिर गणित से संबंधित उनकी इस तरह से जो उपलब्धियां होती हैं उनमें भी विभिन्नता पाई जाती है। उसके बाद है गामक योग्यताएं। गामक योग्यताएं होती है हमारी मोटर एबिलिटी, यानी जिसमें हमारी हाथों की या पैरों की कोई भी क्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे आप मैकेनिकल को इसको ले सकते हो, जैसे उसमें चाबी पुर्जों का जो काम होता है वो मैकेनिकल होता है। तो कई तो उसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं, मतलब अच्छे से उस काम को कर लेते हैं, लेकिन कई क्या है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, वो उस काम को नहीं कर सकते। तो उनको लेकर भी इसमें विभिन्नता पाई जाती है। उसके बाद है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता यानी एक देश दूसरे देश से किसी ना किसी तरीके से विभिन्न होता है। हाँ, जैसे ये बोल देते हैं कि जो रूसी लोग होते हैं वो लंबे होते हैं, या फिर जो भारतीय लोग हैं वो शांति प्रिय हैं। इस तरह उनमें राष्ट्रीयता को लेकर भी विभिन्नता पाई जाती है। उसके बाद है आर्थिक स्तर। अब हमारा इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है उसके आधार पर भी एक बच्चे के अंदर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। जैसे जिनका जो इकोनॉमिकली स्टेटस है वो अच्छा है तो उनकी रुचियां या फिर उनकी जो कार्य होंगे वो कुछ अलग तरीके से होते हैं, उनके इकोनॉमिक स्टेटस उसके ऊपर प्रभाव डालता है। तो ये भी इसका वो एक प्रकार है। उसके बाद है हमारी रुचियां। देखो, हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है किसी चीज़ में अलग होता है, किसी का किसी में होता है, तो सबका जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। अब मैं आपको मेरा इंटरेस्ट बताऊं तो जनरली देखे तो मुझे क्या है, एक तो वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। दूसरा एक ना मुझे कैंडी क्रश खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम लगता है। कई बार मेरे हस्बैंड भी मुझे बोल देते हैं कि पूरा देश जो है कैंडी क्रश खेल ही नहीं रहा, एक तू है दुनिया में जो कैंडी क्रश खेल रही है। तो दोस्तों आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी जो इंटरेस्ट है या रुचियाँ हैं वो किस किस चीज़ में है। दूसरा है संवेगात्मक। संवेगात्मक यानी हमारे इमोशंस, हमारे जो संवेग होते हैं उसके आधार पर भी व्यक्ति के अंदर विभिन्नता पाई जाती है। जैसे किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, कोई बहुत ही मतलब अच्छे शांति प्रिय होता है, अच्छे से बात करता है। तो मतलब इनके आधार पर भी, हमारे संवेगों के आधार पर हमें व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों विभिन्नताओं के कारण, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम होता है यानी हमें जो अपनी विरासत में जो चीज़ मिलती है, जिस तरह की हमारी बॉडी होती है, हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमारी बुद्धि होती है, ये हमारा होता है वंशानुक्रम। यानी वंशानुक्रम का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे जैसे घर परिवार में जिस तरह के माँ बाप होते हैं उसी तरह के बच्चे बन जाते हैं, दादा दादी होते हैं, बुआ फूफा, इस तरह के, मतलब उसी तरह की जो नेचर है या फिर उनकी हाइट वगैरह, शारीरिक रूप से कह लो, बौद्धिक रूप से कह लो, यानी उसी तरह की उनका भी गुण इसके अंदर पाया जाता है। अब दोस्तों हमारे देश में ना जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या कर देते हैं कि जब कोई उसको देखने आता है या फिर घर वाले ये देखने लग जाते हैं इसकी शक्ल किससे मिलती है, मतलब उसका मिलान करने लग जाते हैं, नहीं इसके पापा से तो नहीं मिलती, ना इसकी मम्मी पे भी नहीं है, ये तो इसकी बुआ पे लग रही है। मतलब इस तरह की कमेंटबाजी वहाँ पर होने लग जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये देखने लग जाते हैं कि ये बच्चा है जो हमारे घर पैदा हुआ है उसकी शक्ल किससे मिल रही है। दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपकी जो शक्ल है वो किससे मिलती है आपके परिवार में। उसके बाद है हमारा वातावरण, यानी एक बच्चे के ऊपर एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बच्चे का इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, उसका खान पान कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता लाती है। मतलब जो मनोवैज्ञानिक थे वो क्या कहते थे कि एक बच्चे को व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, वंशानुक्रम और वातावरण का। ठीक है, तो वातावरण भी हमें एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाता है।
उसके बाद है जाति और राष्ट्र का प्रभाव। यहाँ पर दोस्तों जैसे उसमें आया था प्रकार में कि राष्ट्र, एक राष्ट्र जो होता है दूसरे राष्ट्र के लोग, मतलब उसमें किसी ना किसी रूप से भिन्नता पाई जाती है। अब जाति के आधार पर जैसे हमारे देश में जो मान लो ये क्षत्रिय लोग होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, भी ज़्यादा वो साहसी होते हैं। और जैसे जो व्यापारी लोग होंगे उनमें व्यापार करने की ज़्यादा कुशलता होती है। यानी जाति के आधार पर भी उन लोगों के अंदर विभिन्नता पाई जाती है। उसके बाद है जेंडर। जेंडर यानी जो लड़का और लड़की होते हैं उनमें किस तरह से भेद पाया जाता है। जैसे जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और लेकिन जो लड़कों का विकास है वो 15 साल की आयु के बाद जल्दी जल्दी वो बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन लड़कियां क्या है 11 से 12 वर्ष की आयु में ही जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके अंदर भी इस तरह से विभिन्नता पाई जाती है। उसके बाद है आयु तथा बुद्धि की विभिन्नताएं। अब जैसे जो बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा मैच्योर होंगे, छोटे कम मैच्योर होते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि भी जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे जो ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं उनकी बुद्धि के आधार पर भी उनमें विभिन्नता पाई जाती है, या फिर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा कम बुद्धि होती है, या फिर कोई सामान्य लोग होते हैं। तो दोस्तों ये जो है आयु और बुद्धि के आधार पर भी इसके अंदर विभिन्नता पाई जाएगी। उसके बाद है स्वभाव और भाव। देखो स्वभाव यानी किसी का नेचर कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। कोई बिल्कुल ही शांत स्वभाव का होता है, या फिर उसके अंदर जैसे भाव क्या, उसके इमोशंस कैसे हैं, जैसे गुस्से वाला है या शांत है, इस तरह से भी उसके अंदर क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ये भी कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता का। उसके बाद है आर्थिक स्थिति और शिक्षा, यानी हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस और हमारी एजुकेशन भी हमें एक दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। ये भी इसका एक कारण बनता है। हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, या फिर हम वेल एजुकेटेड है नहीं, तो उस तरह से इनके बच्चों में भी उसी तरह से मतलब जो रुचियां हैं, इंटरेस्ट हैं, वो अलग हो जाते हैं दूसरे बच्चों के। तो ये भी क्या है एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बन जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों शैक्षिक निहितार्थ अथवा महत्व, यानी शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या महत्व है, या हम उसको किस तरह से उसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, एक टीचर का जो एक टीचर होता है उसको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि जो मेरी क्लास के अंदर बच्चे हैं वो एक दूसरे से किस तरह से भिन्न हैं, ताकि वो क्या करे उनकी जो इंटरेस्ट है या फिर उनकी अचीवमेंट है उनके आधार पर उनको एजुकेशन दे सके। तो सबसे पहले आता है कक्षा का सीमित आकार, यानी जो एक कक्षा होती है, नॉर्मली हमारे देश में क्या होता है एक क्लास के अंदर 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं। जो एक टीचर होता है वो उन 50 स्टूडेंट्स के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी क्लास का आकार है वो सीमित होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि जो एक टीचर है वो काम कंप्लीट करवाने के बाद उनके ऊपर प्रॉपर रूप से ध्यान दे सके, या फिर उनकी समस्याओं को सही तरह से सोल्व कर सके। उसके बाद है कक्षा का उचित विभाजन। अब देखो कई बार क्या होता है कि क्लास में जो नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, या फिर कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, या फिर प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, वो सारे मिक्सअप होते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों का इस तरह से डिवाइड कर देना चाहिए कि उनकी बच्चों की योग्यताएं कैसी हैं, रुचियां कैसी हैं, उनकी आयु कैसी है, इस तरह से उनको डिवाइड करके मतलब हमें उनको उस तरीके से एजुकेशन देनी चाहिए। उसके बाद है गृह कार्य। अब हम बच्चों को गृह कार्य दे रहे हैं तो उनकी योग्यताएं, रुचि, उनकी बुद्धि लब्धि, इन चीज़ों को देखकर ही उनको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। उसके बाद है हमारा पाठ्यक्रम। देखो सभी बच्चों के लिए जो हमारा कैरिकुलम तैयार किया जाता है वो नॉर्मली तैयार किया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसमें जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं हम उनकी जो मानसिक योग्यता होती है उसके अकॉर्डिंग वो काम उनको नहीं मिल पाता, या फिर जो बिल्कुल ही कमज़ोर बच्चे होते हैं वो क्या है उस काम को नहीं कर पाते और बच्चों से पीछे रह जाते हैं। तो इससे क्या होती है स्कूल से भागने वाली जो प्रवृत्ति है वो पैदा हो जाती है। तो हमें जो पाठ्यक्रम कैरिकुलम तैयार करना चाहिए वो बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार, उनकी योग्यताओं के अनुसार ही तैयार किया जाना चाहिए। उसके बाद हैं शिक्षण विधियाँ। हम एजुकेशन के अंदर
जो मेथड यूज करेंगे पढ़ाने के लिए वो भी बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही हमारी शिक्षण विद्या में चुननी चाहिए। जैसे जो मान लो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं वो किसी चीज को जल्दी से नहीं सीख पाते, तो उनके लिए क्या है, हमें टीचिंग एड्स वगैरह मतलब वहां पर यूज करना चाहिए, जो स्पेसिफिक एड्स होते हैं। जैसे कोई पिक्चर वगैरह ले गए या फिर उसको इंटरेस्टिंग वे में उस चीज को समझाना चाहिए, तो वो क्या है उस चीज को जल्दी सीख जाते हैं। उसके बाद है शैक्षिक निर्देशन। हमें बच्चे की जब उसको हम एजुकेशनल गाइडेंस कर रहे हैं तो बच्चे को जो हमें उसे क्या सब्जेक्ट चुनने चाहिए, किस तरह की बुक्स लेनी चाहिए, तो ये भी उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही तय किया जा सकता है और उसके आधार पर ही उसको शैक्षिक निर्देशन दिया जाना चाहिए। उसके बाद है व्यवसायिक निर्देशन। अब बच्चों को हमें व्यवसाय से रिलेटेड जब गाइड करना होता है तो भी हम उसके मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही उसको उसके व्यवसाय का हमें चुनाव करवाना चाहिए या उसको इस तरह से निर्देश देना चाहिए जो उसकी योग्यता के अनुसार हो, उसकी बुद्धि लब्धि के अनुसार हो और वो उस काम को सही से कर पाए और उस काम में सफल भी हो जाए। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये टॉपिक था इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके CTET, HTET, नेट इनके अंदर इसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना। थैंक यू दोस्तों।